Hello friends, welcome back to my channel. This is part 5 of the chapter 11 and we were discussing about the history of China. Before starting the new topic, we will just go through the last topic so that we can कनेक्ट बोथ ऑफ द टॉपिक्स। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि कैसे एनपीपी के लीडर मतलब ग्वाओमिंगडांग के लीडर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑफ चाइना, जिनका नाम था सन येट सेन, राइट, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी बोला जाता था। उनकी डेथ के बाद जो है नए एनपीपी के लीडर बने हमारे चाइना के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था चियांग काई शेक। एनपीपी और सीसीपी की जो मेन आइडियोलॉजी होती थी वो थी कि जो पेजेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, जो वर्कर्स हैं, उन्हें ऊपर उठाना है। पर ये जो चियांग काई शेक थे, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनके टाइम में लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बैड कंडीशन हो गई। इन्होंने जो लोअर क्लास है सोसाइटी की, उसके लिए कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है। तो अब ये जो चियांग काई शेक है यहाँ पर जो है वीक पड़ गए। सोशल बेस जो था, सपोर्ट जो था इनके लिए, वो काफी कम हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। The next topic is rise of Communist Party of China. That means CCP का कैसे जो है राइज हुआ, कैसे CCP NPP को हराकर जो है चाइना के अंदर जो है एस्टैब्लिश हो गई। अब अगर आप देखें 1937 के अंदर क्या हो रहा था, जापान जो है चाइना के एरिया के ऊपर इन्वेजन्स करता जा रहा था, जिसकी वजह से चाइना के अंदर बहुत सी वॉर्स हो रही थी, बिकॉज चाइना को बचाना था अपने आप को फ्रॉम द इन्वेजन्स ऑफ जापान। तो अब क्या हो रहा था, जब कंट्री जो है ज्यादातर क्या कर रही है, अपना वॉर के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो क्या होगा, कंट्री के जो ज्यादातर लोग हैं वो भी वॉर के लिए ही काम करेंगे, वॉर के लिए इक्विपमेंट्स बनाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कम लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उसकी वजह से जो हमारी कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। अब क्या हुआ, जो हमारी मार्केट है चाइना की, उसके अंदर 30% से इंक्रीज हो रहे थे प्राइजेस पर मंथ। मतलब चाइना का बुरा हाल होना शुरू हो गया था बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन द चाइना एंड जापान, ठीक है। अब रूरल लोगों के लिए और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, फ्लड्स जो है वो बहुत ज्यादा आया करती थी। इसकी वजह से एग्रीकल्चर करना वाज वेरी मच डिफिकल्ट। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, मतलब कि ऐसी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की जिसकी वजह से जो किसान है उसके लिए जो है लाइफ बहुत इजी नहीं थी, उसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती थी। तो आप देख सकते हैं कैसे चाइना का जो एग्रीकल्चरल बेस है वो बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा था। इसी बीच में माओ जेडोंग नाम के एक लीडर उभर कर आ रहे थे। यू कैन सी ही इज माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है सीसीपी पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थे, और ये पार्टी जो है 1921 के अंदर एस्टैब्लिश की गई थी। और इस पार्टी का मेन इंस्पिरेशन जो है, मेन जो इनकी आइडियोलॉजी है, वो इंस्पायर हुई है फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। रशिया जो है वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री थी उस टाइम पर, ठीक है। तो इस जो पार्टी है उसने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर अपनी पार्टी जो है वो फॉर्म की थी। अब ये जो माओ जेडोंग हैं, ये एक्चुअल में इनका जो एरिया था जहां पर ये एक्चुअल में सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते थे, उस एरिया का नाम था जियांगजी, ठीक है। जियांगजी के अंदर ये क्या कर रहे थे, जो पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स के लिए काम कर रहे थे। मतलब कि चियांग काई शेक जिस लोगों के लिए, जिन कैटेगरी के लिए काम नहीं कर रहे, ही वाज वर्किंग फॉर देम। उसके बाद वेमेन के लिए काम कर रहे थे और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे थे। मतलब कि कई लोग ऐसी सोसाइटी में होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती है, वेयर एज कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम लैंड होती है। तो इनका क्या मानना था कि दोनों के पास इक्वल लैंड होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे थे, ये लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, लैंड को बांट रहे थे इन इक्वल प्रपोर्शंस, ठीक है। इनकी ये आइडियोलॉजी थी। बट
क्या हो रहा था, चियांग काई शेक जो है उनसे बचकर ये जियांगजी में ये सब कुछ कर रहे थे। अब 1934 के अंदर क्या होता है, चियांग काई शेक जो ग्वामिंगडांग की जो फोर्स है उसने क्या किया, इन सभी सीसीपी के लोगों को, मेंबर्स को कहा कि आपको जियांगजी को छोड़ना पड़ेगा, आपको सैनशी के अंदर जाना पड़ेगा जो कि यनान के अंदर है, ठीक है, जो कि 6000 माइल्स दूर है, मतलब कि अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो इतना, ठीक है, इससे ज्यादा। तो इतना इन्हें जो है पैदल चलकर जाना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर ऑर्डर्स कि आपको यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसे बोला गया लॉन्ग मार्च, मतलब कि जो हमारे सीसीपी के मेंबर्स थे वो चलकर जो है जियांगजी से शानजी गए थे, ठीक है, इसे बोला जाता है लॉन्ग मार्च, ठीक है। अब जब ये यनान पहुंच गए, यनान के अंदर भी इन्होंने काम करना अपना जारी रखा और इनकी वजह से जो है इनका सोशल बेस जो है, लोगों का सपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया, ठीक है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी 1949 to 65। अब क्या हुआ, 1949 के अंदर सीसीपी जो है वो जीत जाती है, एनपीपी हार जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, एक नई आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट जो है वो चाइना में फॉर्म हो जाती है। तो अब ये जो गवर्नमेंट बनी है इसने चाइना को नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 के अंदर जो है एस्टैब्लिश की जाती है। अब सीसीपी की क्या आइडियोलॉजी थी, इनका ये मानना था कि हम एक नई डेमोक्रेसी लेके आएंगे, हम पुराने टाइप की डेमोक्रेसी जो है, जो कहा जा रहा था डेमोक्रेसी है बट एक्चुअल सेंस में बिल्कुल भी नहीं थी, हम वो लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो हमारे वीकर सेक्शन है, पहले क्या होता था, हमेशा वीकर सेक्शन के लिए काम करने के बारे में बोला जाता था, पर अब क्या होगा, अब सारे सोशल क्लासेस के लिए काम किया जाएगा। ये ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसमें सारे सोशल क्लासेस, सारे कैटेगरीज के लोग होंगे और उनके लिए काम किया जाएगा, ठीक है। अब माओ जेडोंग जो थे वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब 1953 के अंदर ये क्या करते हैं, इन्हें दिखता है कि हम जो है डेवलपमेंट के लिए कुछ करें। 1953 के अंदर ये अपना एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसका नाम है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसे याद रखना जरूरी है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें जो है पूरे जितनी भी चाइना है ना, चाइना के रूरल एरियाज के अंदर क्या किया गया, लोगों के घर जो हैं उनकी बैकयार्ड होती है, जो बैकयार्ड में जो है फर्नेसेस लगा दी गई कि हम अब स्टील बनाएंगे घर पर, ठीक है, मतलब हम अपनी कंट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होती है, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ आयरन एंड स्टील, जब हमारे पास स्टील की मशीनरी होगी देन वी कैन गेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन आवर कंट्री। तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम के अंडर जो है रूरल एरियाज के अंदर फर्नेसेस लगानी शुरू कर दी। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, कम्यून्स बनाने शुरू कर दिए। कम्यून्स मतलब जहां पर सारे लोग मिलकर एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे और वो सब कुछ गवर्नमेंट ले जाएगी, ठीक है। कम्यून्स इन्होंने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। माओ जेडोंग के अकॉर्डिंगली चाइना के लोग कैसे होने चाहिए, द पीपल ऑफ द चाइना मस्ट बी सोशलिस्ट मैन, ठीक है। उनका जो है 5 लव होने चाहिए। क्या क्या, फादरलैंड मतलब चाइना से प्यार होना चाहिए, चाइना के लोगों के लिए प्यार होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए, लेबर से प्यार होना चाहिए, साइंस से और पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए प्यार होना चाहिए। माओ जेडोंग जो है एक सोशलिस्ट मैन बनाना चाहते थे। पर इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की जो है बहुत सी क्रिटिसिज्म भी की गई कि जो स्टील आप बना रहे हो घर पर वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है कि उससे चाइना की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। दूसरी बात, जो दूसरा एस्पेक्ट था हमारे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, वो था कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्या हो रहा था, वो उगाते थे, सारा कुछ गवर्नमेंट ले जाती थी। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के पास कुछ नहीं बचता था। बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन जो है उनके पास कंज्यूमर गुड्स का बचता था जो कि वो खा सकते थे। इसकी वजह से चाइना के अंदर बहुत से फेमाइन्स होने शुरू हो गए। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।
अब 1953 के अंदर वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। 1965 तक इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की गई, ठीक है। 1965 के अंदर जो है मतलब तक लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जो माओ जेडोंग हैं वो कम्युनिज्म फैलाना चाहते हैं ना कंट्री के अंदर, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, इससे चाइना के अंदर कोई भी एक्सपर्टीज नहीं आएगी, कोई भी स्किल्स जैसी बात नहीं आएगी कि घर पे आप जो है स्टील बना रहे हैं, ठीक है। माओ को लगा कि मैं जो हूं वीक होता जा रहा हूं बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्रिटिसिजम्स, कि मुझे जो है लोग मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं, कि मेरी आइडियोलॉजी गलत है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसकी वजह से माओ जो है, इन्होंने एक बहुत बड़ा और गलत स्टेप उठाया, जो कि था बाय इंट्रोड्यूसिंग द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन इन 1965। प्रोलेटेरियन का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा वीक हैं, ठीक है। और कल्चरल रेवोल्यूशन, अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये था क्या। माओ ने जो है कई स्टूडेंट्स को जो कि स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन्हें बुलाया और आर्मी को कहा कि आप जो है पूरी चाइना में जाइए और देखें मेरी आइडियोलॉजी के कौन कौन खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम जो हमारे कल्चर के खिलाफ बोल रहे हैं ना लोग, कि ये गलत है, कम्युनिज्म गलत है, जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, उन्हें ढूंढो और उन्हें आप जो है मारना शुरू कर दें, आप वायलेंस करना शुरू कर दें, ठीक है। अब ये जो स्कूल स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे और आर्मी थी जो कि जा रही थी पूरे चाइना के अंदर, उन्हें बोला गया रेड गार्ड्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इस कल्चरल रेवोल्यूशन जो इन्होंने शुरू किया, मतलब कल्चर के खिलाफ बोलने वाले लोगों को, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्हें मारना शुरू करेंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, एजुकेशन तो बिल्कुल खत्म हो गई। मतलब कि जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल में नहीं जा रहे हैं, दे आर गोइंग आउट और वो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं पूरी कंट्री के अंदर, तो एजुकेशन जो है वो बिल्कुल खत्म होती गई, ठीक है। 4 साल जो है कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं हुए। दूसरी बात, इकोनॉमी के ऊपर इतना बुरा असर पड़ा कि लोगों को मारना शुरू कर दिया गया, इतनी वायलेंस फैल चुकी थी चाइना के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूथ का यूज कई लीडर्स कितनी बुरी तरीके से करते हैं, जब यूथ इतनी अवेयर नहीं होती, जब यूथ आंखें बंद कर कर अपने लीडर को सब कुछ सही मानकर जो है उसके अकॉर्डिंगली काम करती है, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। तो आप हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट्स पता करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग हिस्ट्री टू लर्न समथिंग, कि कभी भी कोई भी बात जो है अगर कोई बड़ा कह रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक्स पता होने चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर आपको किसी तरीके से गाइड कर रहा है, पूरी कंट्री की यूथ को गाइड कर रहा है कि ये जो है हमारे कल्चर के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए वायलेंस करो, ठीक है, तो वो यूथ की समझ है। तो यूथ को कैसे चलना चाहिए, दैट हिस्ट्री वांट्स टू टीच यू, राइट। तो आप देख सकते हैं इसकी वजह से जो माओ जेडोंग है इनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई, पूरी कंट्री जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस्ड हो गई। अब बाकी की चीजें वी विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, दैट विल बी द लास्ट पार्ट। बट बिफोर दैट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब and share with all of your friends. Please, that's my request, to share my videos with all of your friends. Thank you.